हिंदी क्लब की धमाका सीरीज में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हिंदी क्लब के धमाका सीरीज के अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये पार्ट 2 है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, प्लीज क्लिक करके जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का। स्टार्टिंग में जीन पियाजे हैं, आगे वाइगोस्टकी, कोहलबर्ग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देख के जाइएगा। इसमें देखा जाए तो जीन पियाजे को स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे के लिए सकारात्मक शब्द यानी कुछ सकारात्मक इनके शब्द होते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में इसका नाम दिया गया यानी शब्द दिया गया होगा, उसे आपको टिक करना है। यानी इतने सारे शब्द हैं, इसमें से कोई एक शब्द होगा तो उसे आपको टिक करना है। इसमें देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास या संरचना पहले है, इसके बाद स्कीम्स है, सदृशीकरण है, अनुकूलन है, संधारण है, समायोजन है, पलटावी है या रिवर्सिबिलिटी है, अनु उत्क्रमणीयता है, वस्तु अस्तित्व है, संरक्षण है, समावेशन है। इसके आगे लिखा गया है विकेंद्रण, इसके आगे है जीववाद, सेंसरी मोटर, मूर्त अमूर्त और प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है अंग्रेजी में क्यों लिखा गया है, इसलिए ताकि आप याद रखें। इसका हिंदी होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, लेकिन बहुत बार इसका नाम अलग अलग तरीके से दिया गया है, इसलिए इसे अंग्रेजी में लिखा गया है। अगर मेरी आवाज आपको फास्ट लग रही होगी तो ऊपर में 3 डॉट है, तीनों डॉट पे क्लिक कीजिएगा। प्ले बैक स्पीड को अपने अनुसार सेट कर लीजिए। ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। अभी जो नॉर्मल पे है को नॉर्मल ही रहने दीजिएगा तो इसी स्पीड से रहेगा, और नीचे में और फास्ट करना चाहते हैं तो नीचे में जो भी है उस पर क्लिक कीजिएगा तो और फास्ट हो जाएगा। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो उसे आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। जैसे स्कीम है चाहे स्कीमा है तो वो होगा तो उसे केवल आप टिक कर देंगे। लेकिन अगर इसमें से 2-3 ऑप्शन मिलते जुलते हैं तो क्या करेंगे, तो इसके बारे में जानकारी चाहिए। इसके लिए आपको कुछ शब्द हम स्टार्टिंग में आपको समझा देते हैं। अगर इससे संबंधित विस्तृत वीडियो चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से पियाजे के बारे में पूरा विस्तृत रूप से चर्चा है, पूरा देख लीजिएगा। यहां पे देखा जाए तो अहम केंद्रित भाषा या आत्म केंद्रित वार्ता, इसके लिए एक अंग्रेजी वर्ड भी इस्तेमाल हुआ है। हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि इन दोनों शब्दों का उपयोग हो जाता है। अंग्रेजी में एक ही शब्द इस्तेमाल होता है जो आपको याद होना चाहिए। यहां पे इसके पॉइंट को समझने के लिए एक उदाहरण हमने लिया है। जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को जीन पियाजे ने क्या कहा है, तो इसे अहम केंद्रित भाषा या आत्म केंद्रित वार्ता कहा है। वाइगोस्टकी ने इसे कुछ और कहा है, लेकिन याद रखिएगा जो पियाजे हैं उन्होंने जब भी व्यक्तिगत जो वार्ता होता है यानी खुद से बातचीत होता है, खुद से क्या होता है, बातचीत होता है, उसको इन्होंने अहम केंद्रित भाषा कहा है। किसने? पियाजे ने। यानी जब भी कोई बच्चा खुद से बात करता है तो उसे अहम केंद्रित भाषा किसी ने कहा है, तो पियाजे के अनुसार। लेकिन वाइगोस्टकी ने कुछ और इसका नाम दिया है, जो हम स्टार्ट करेंगे। जब हम स्टार्ट करेंगे आपका वाइगोस्टकी तो उस समय इसको समझ लेंगे। फिलहाल पियाजे में याद रखिएगा इसको इन्होंने क्या कहा है। इसके बाद है आगे जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन समावेशन कहलाता है। जब नवीन जानकारी में संशोधन की बात होगी तो क्या होगा, समावेशन होगा। और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है तो समायोजन के रूप में जाना जाता है। समायोजन को और थोड़ा सा तोड़ देते हैं कि ये पुरानी योजनाओं में संशोधन क्या होता है। पुरानी योजनाओं में यानी नवीन जानकारी प्राप्त हुआ, और पुराना यानी पहले से आपके मन में बैठा हुआ है, ये होता क्या है अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम्पल के द्वारा समझा देते हैं आपको। जैसे में एक बिल्ली है, ध्यान से सुनिएगा। एक बिल्ली है और बच्चे को बता दिया गया कि ये बिल्ली है, इसे बिल्ली कहते हैं। उसने देखा कि बिल्ली का 4 पैर होता है और ये चलती है, एक पूंछ जैसा होता है, इसको हम बिल्ली कहते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट अपने मन में बनाया और बिल्ली समझ गया बच्चा। इसके बाद एक गिलहरी आई। गिलहरी आने के बाद उसने देखा कि इसका भी मतलब ऐसे चल रही थी, को 4 पैर से चल रही थी, इसका भी एक पूंछ जैसा है। तो इसको भी वो क्या बोला, बच्चा क्या बोला, ये बिल्ली है। यानी गिलहरी को भी उसने बिल्ली कहा और बिल्ली को भी उसने बिल्ली कहा। दोनों का कंसेप्ट लगा कि एक ही जैसा है, ये छोटा होगा, मतलब मेरे अनुसार छोटा होगा। लेकिन ये सब नहीं समझना आपको, समझिए कि दोनों का कंसेप्ट एक ही जैसा है। लेकिन बाद में बताया गया उसे कि वो बिल्ली नहीं है, गिलहरी है।
वो क्या है, गिलहरी है। तो इसने क्या किया, जब समझाया गया इसको, तो वो जो भी उसका पुराने माइंड में बैठा हुआ था, नवीन जानकारी उसे मिला, उसके अनुसार वो संशोधन किया, नहीं ये गिलहरी है, इसमें ये अंतर है, ये दो पैरों पे खड़ा होकर ऐसे कुतर कुतर के खाता है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट उसके मन में आ गए। तो इससे क्या होगा, उसके पुराने जो माइंड में था वो चेंज हो रहा है नवीन जानकारी के अनुसार। ये समायोजन के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं क्या है। ज्ञान को सक्रिय रूप में संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगर देखा जाए पियाजे के अनुसार, तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जो भी बच्चे हैं वो, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण यानी खोज करते हैं। पियाजे के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन बच्चे करते हैं, किसके अनुसार, तो पियाजे के अनुसार। ये लाइन लिखा गया है, आगे जो भी लाइन मिल रहा है ये सारे पियाजे के अनुसार लिखा गया है। तेजी से हम पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट आपको आज पढ़ाना है। ये सारे सुन के याद कर लीजिएगा, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, जितना बार याद करना चाहें उतना बार सोच के समझ के याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे है, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच होती है वो गुणात्मक रूप में वयस्कों से क्या होती है, भिन्न होती है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। प्रकार में क्या होता है, भिन्न होता है बजाय मात्रा के। इसको भी हमने समझाया जब प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे, तो प्रीवियस ईयर भी आप देख लीजिएगा, इससे कॉन्फिडेंस आता है। तो इसको भी हमने अच्छे तरीके से समझाया। और ये सब प्रश्न लिए कहां से गए हैं, एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का अवस्था जो है इनका, उसको 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। जो इनका सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उसे 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। इन्होंने एक चीज और बताया है जो इसमें नहीं लिखा गया, कि जो इनका स्टेज इन्होंने बताया, जो भी इन्होंने अवस्था बताया है वो कैसे बढ़ता है, को वो एक एक करके बढ़ता है। ये बढ़ा, फिर ये बढ़ा, फिर इससे ऊपर ये बढ़ेगा, फिर इससे ऐसे बढ़ेगा, इस तरीके से वो बढ़ता है। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट में ये नहीं आ सकता है, ये पहले यही आएगा अवस्था, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इस तरीके से वो क्रम के अनुसार बढ़ता है। इसमें आगे देखते हैं क्या लिखा गया। इसमें पहला है संवेदी पेशीय अवस्था। ये सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जाना जाता है। स्टेट यहां पे लिख दिया गया है, ये स्टेज लिखा जाएगा। ये उम्र भी पूछा जाता है कि उम्र भी याद रख लीजिएगा, जन्म से 2 वर्ष तक होता है शारीरिक। अब इसमें इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता क्या क्या होती है, इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा, मतलब एक लाइन लिख दिया जाएगा और लिख दिया शारीरिक रूप से गति, ये किससे संबंधित है, ये आपका किस अवस्था से, संवेदी पेशीय अवस्था की, प्राक संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो भी हो, इससे संबंधित है कि किसी और से संबंधित है कि किसी और से, उसमें आपको टिक करना होगा क्या, संवेदी पेशीय अवस्था से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिए। शारीरिक रूप से गति, मुंह में डालना या पकड़ना, और इसके आगे है इंद्रियों से सीखना, इसके आगे है गतियों की पुनरावृत्ति, पूर्व शाब्दिक, इसके आगे है लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, इसके आगे वस्तु आस्थावित। बहुत बार पूछा गया है कि वस्तु आस्थावित जो होता है ये किस अवस्था में आता है, तो ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में आता है, संवेदी पेशीय अवस्था में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में ये आता है। याद रखिएगा, वस्तु आस्थावित ही बार बार पूछा गया है, 3-4 बार पूछा गया, हो सकता है इस बार भी पूछ दिया जाए। वस्तु आस्थावित किस में आता है, संवेदी पेशीय अवस्था में आता है, जिसका उम्र है जन्म से 2 वर्ष। अगला है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो इसका उम्र है 2 से 7 वर्ष होता है। यह देखा जाए तो प्रतीकात्मक खेल इसमें होता है, प्रतीकात्मक विचार आता है, अंत प्रत्यागमत विचार आता है जो 4 से 7 वर्ष में आता है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता आता है यानी इरिवर्सिबिलिटी आता है, दूसरों के दृष्टिकोण की समझने की योग्यता आता है। इसकी कुछ कमियां और सीमा है, जैसे इसमें कमी क्या क्या है या इसकी सीमा क्या क्या है, तो इसमें है केंद्रीकरण, जिसे विकेंद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है अप्रतिक्रमणीयता एवं अहम केंद्रवाद इसमें आता है। इसको देखा जाए तो 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राक संप्रत्यात्मक अवधि, जो 2 से 4 वर्ष तक का होता है, संकेत तथा चिन्ह, लाक्षणिक कार्य, जीववाद, आत्मकेंद्रिता इसमें होता है। दूसरा है अंतरदर्शी अवधि, जो 4 से 7 वर्ष में आता है। इसमें देखा जाए तो
चिंतन और तकड़ना पहले से अधिक परिपक्व हो जाता है, यानी जो पहले 2 से 4 में था इसमें और अधिक परिपक्व हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं ठोस संक्रियात्मक अवस्था स्टेज। देखा जाए तो इसमें 7 से 11 वर्ष उम्र सीमा होता है। पहले आपने देखा तो उसका उम्र सीमा कितना था, जन्म से 2 वर्ष, 2 के बाद 7 वर्ष, और तीसरा जो है उम्र सीमा है 7 से 11 वर्ष है। पलटावी गुण इसमें आता है, विभिन्न विशेषताओं को ध्यान देते हैं। इसके बाद मूर्त ठोस प्रत्यक्ष वस्तुओं के आधार पर मानसिक संक्रियाएं अधिक क्रमबद्ध। इसमें 3 महत्वपूर्ण संप्रत्यय भी आता है, क्या क्या, संरक्षण, संबंध और वर्गीकरण। इसके अतिरिक्त लंबाई या भार घटते या बढ़ते क्रम में सजाना, कक्षा समावेशन भी इसके अंतर्गत आता है। इसमें कमी क्या क्या है, अमूर्त रूप से चिंतन बच्चा नहीं कर पाता है, जैसे बीजीय गणित समीकरण को पूरा करने के लिए आवश्यक चरण अथवा पृथ्वी के अक्षांश या देशांतर रेखाओं की कल्पना ये नहीं कर पाता है। इसके बाद सबसे लास्ट स्टेज आता है, इसमें देखा जाए तो क्या होता है, इसका नाम है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। यह होता है 11 से 15 वर्ष। चिंतन अधिक लचीला और प्रभावी हो जाता है, काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करने में सक्षम होता है, विकेंद्रण पूर्णतः विकसित हो जाता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता आ जाता है, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन आ जाता है इसके अंतर्गत, और परिकल्पित निगनात्मक तर्क आता है इसमें। और ये याद रखिएगा, ये सीटेट में 1-2 बार पूछा गया है, परिकल्पित निगनात्मक तर्क कब आता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है, और ये चौथा स्टेज है, और इसका उम्र सीमा है 11 से 15 वर्ष। इसके अतिरिक्त साध्यात्मक या अमूर्त भी चिंतन इसमें आता है। इसके बाद देखा जाए तो एक और पॉइंट है इसमें, पियाजे का नैतिक विकास के सिद्धांत से संबंधित, नैतिक विकास के सिद्धांत के संबंधित 1 या 2 बार प्रश्न सीटेट में पूछा गया है। यह देखा जाए तो 2 अवस्थाएं इसमें होता है, दोनों का नाम याद कर लीजिए। एक परातय होता है, परातय अंग्रेजी में भी नाम हमने लिख दिया है, विस्मांग नैतिकता के नाम से जाना जाता है। ये 2 से 8 वर्ष में होता है। समान नियम सभी जगह, समान नियम इसमें क्या होता है, सभी जगह को इसे हम पहले स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसे परातय के नाम से जानते हैं, या विस्मांग नैतिकता के नाम से जानते हैं। विस्मांग नैतिकता या परातय नैतिकता के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में जो लिखा गया है उसे भी याद कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है समान नियम सभी जगह होते हैं। इसका उम्र सीमा जो होता है 2 से 8 वर्ष तक का होता है। दूसरा है स्वायत्तता, यानी सहयोग की नैतिकता के नाम से जानते हैं इसे, 9 से 11 वर्ष का होता है, और इसमें नियम का विरोध करते हैं। जो भी नियम बना हुआ होता है उसको बच्चा नहीं मानता है, जैसे स्कूल वगैरह में भी बच्चा जब नहीं माने, इसमें नियम का विरोध करें, तो ये पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, सहयोग की नैतिकता आता है, यानी दूसरा नियम होता है। इसका उम्र सीमा कितना होता है, 9 से 11 वर्ष होता है। अब चलिए चलते हैं लेव वाइगोत्स्की पे। लेव वाइगोत्स्की से संबंधित पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें कि अगर किसी लाइन में सामाजिक शब्द मिलता है या सांस्कृतिक शब्द मिलता है, वो लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होता है, उस ऑप्शन को आप टिक कर सकते हैं। बहुत बार ये देखा गया है कि सामाजिक और सांस्कृतिक वाले ऑप्शन ही केवल लगा होता है और किसी में ये नहीं लगा होता है। इसके बाद देखा जाए तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। देखिए ये जो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक से संबंधित था, यानी समाज को लेकर चलते हैं। तो समाज में क्या होता है, जो भी वयस्क होते हैं, जो भी समवयस्क होते हैं, वो आपस में बातचीत करते हैं। जो भी बच्चे होते हैं सारे लोग आपस में बातचीत करते हैं। वही चीज लिखा है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। इसके बाद है बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। वही लाइन है, 2 बार पूछा गया है ये। इसके बाद आगे है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा होती है। उपेक्षा होती है यानी नेगेटिव सेंस में। आप जाके देखिए नेगेटिव पॉइंट वाले फर्स्ट वीडियो में हमने उपेक्षा शब्द रखा है। तो इन्होंने जैविक का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया है, और जैविक की हमेशा जैविक पहलू की हमेशा उपेक्षा होती है। जो सामाजिक लेके चलेगा वो जैविक कम लेके चलता है, इसलिए इनकी उपेक्षा होती है जैविक पहलू पे। इसके बाद है इनके अनुसार देखा जाए तो विकास जो होता है, विकास प्रक्रिया जो होता है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, और पियाजे का ठीक इनका उल्टा होता है। विकास प्रक्रिया जो होता है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है वाइगोत्स्की के अनुसार। इसके आगे लिखा गया सामाजिक एवं सांस्कृतिक भाषा चिंतन निकटतम विकास का क्षेत्र स्कैफोल्डिंग मचान बनाना या पार या ढांचा के नाम से जाना जाता है, जिसमें देखा जाए तो ये पार या ढांचा क्या होता है कि इसमें अस्थायी सहायता प्रदान की जाती है। पूर्ण रूप से सहायता नहीं, अस्थायी रूप से थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाता है। इसको आर्य नाम से भी जाना जाता है, जोन ऑफ
प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये अलग चीज है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेकिन इसे भी याद रखिएगा, ये इन्हीं से संबंधित शब्द है। व्यक्तिगत वार्ता, ये सभी शब्द लेव वाइगोट्स्की से संबंधित है। व्यक्तिगत वार्ता और जो भी शब्द हमने यहां पे आपको बताया, ये सारे वाइगोट्स्की से संबंधित है। अगर किसी प्रश्न में पूछा जाता है, कुछ भी पूछ दिया जाए और इसमें से कोई एक शब्द है तो उसे आप टिक कर देंगे, लेकिन इसमें से दो शब्द मिलेंगे, जैसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मिलता है या पहाड़िया ढांचा मिलता है, तो दोनों को आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या है। आगे चलते हैं, पहाड़िया ढांचा को फिर से समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था उसे, बच्चों का संकेत देना अथवा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना, ये उदाहरण किससे संबंधित है? कि ये उदाहरण आपका पहाड़िया ढांचा या स्कैफोल्डिंग से संबंधित है। स्कैफोल्डिंग आपका अंग्रेजी में दिया रहेगा, हिंदी में आपको पहाड़िया ढांचा या मचान बनाने के नाम दिया जा सकता है। इसके बाद एक प्रश्न जो था हमने पियाजे में पूछा था, वही प्रश्न हम वाइगोट्स्की में लेकर आए हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होता है। जिक्सॉ पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहां है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की व्यक्तिगत वार्ता से संबोधित करते हैं। किससे संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता से संबोधित करते हैं। अर्थात मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं, उन्हें लेव वाइगोट्स्की व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं। इससे संबंधित भी वीडियो बना हुआ है। अगर पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं। अब आते हैं कोहलबर्ग पे। कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत है। इसमें देखा जाए तो नैतिक विकास के चरण, बालक में नैतिक विकास के 3 अवस्थाएं यानी 3 स्तर पाए जाते हैं और 6 चरण पाए जाते हैं, और इनका जो सिद्धांत है नैतिकता करना पर आधारित है। इनका एक आलोचना होता है। कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। उन्होंने लड़का लड़की पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो प्रश्न पूछते थे, उसी से संबंधित क्वेश्चन करते थे। ठीक है, तो जब भी यहां पे महिलाओं वगैरह की चर्चा होगी, पुरुष वगैरह की चर्चा होगी, तो वो समझिएगा उनके आलोचना से संबंधित है। इसके बाद आगे दिया गया कोहलबर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, यानी कौन कौन से स्तर हैं। तो देखा जाएगा 3 स्तर है। 3 स्तर में पहला पूर्व परंपरागत है, दूसरा पारंपरिक या परंपरागत है, तीसरा है पश्य पारंपरिक या परंपरागत है। पश्य परंपरागत। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि इसका नाम क्या क्या है, यानी नाम तो जान गए। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या और चरण है इसमें। ठीक है, यानी स्तर में क्या क्या चरण है। प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण है। जैसे में समझते हैं, पहला स्तर है इनका पूर्व परंपरागत। इसमें जो चरण है पहला, वह है आज्ञाकारिता और सजा अभिविन्यास। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो इसके अंतर्गत जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो उसमें क्या होता है, बच्चा जाता है स्कूल में, छोटा सा बच्चा, वो स्कूल में जाने से डरता है, और जो भी कहिएगा ना वो डर के मारे बात भी मानता है। जैसे टीचर कह देंगे कि बैठो, बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो ये डर के मारे वो बात मानता है। को आज्ञाकारी और सजा जो होता है इससे संबंधित होता है। कि प्रश्न भी इसी से संबंधित आएगा और उसमें उसका सेंस ही निकलेगा कि वो डर के मारे और सजा के मारे आज्ञा का पालन कर रहा है। तो समझिएगा कि वो आपका पहले स्टेज में है, पहले आपका चरण में है। दूसरा है वाद यंत्र अभिविन्यास। ये अहंकार केंद्रित का चरण होता है। इसको अन्य नाम से व्यक्तिगत और विनिमय के नाम से भी जाना जाता है। विनिमय क्या होता है? कि विनिमय होता है आदान प्रदान करना। जैसे में बच्चा क्या पूछता है, बच्चा पूछता है कि कोई काम दे देंगे माता पिता, तो बच्चा इसमें पूछेगा इसमें मेरे लिए क्या है, और माता पिता को भत्ता देकर उससे प्रोत्साहन करना पड़ेगा, तब वो काम करेगा। इसके बाद है अगला जो है पारंपरिक है, वो है आपका चरण 3। इसमें देखा जाए तो आंतरिक व्यक्तिगत समझौता होता है, अंतर व्यक्तिगत समझौता होता है। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास होता है। अच्छा लड़की और अच्छी लड़की अभिविन्यास यानी प्रशंसा का मंच होता है। इसमें जब बच्चा इस लेवल का हो जाता है तो इसमें होता क्या है कि कोई भी काम अच्छे तरीके से वो करना चाहता है, खुद को प्रस्तुत अच्छा करना चाहता है। इसके बाद चौथा चरण है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें जो भी कानून व्यवस्था होता है, जो भी व्यवस्था होता है, वो क्या होता है, वो पालन करता है। कौन? बच्चा पालन करता है। जो भी कानून व्यवस्था देखता है उसी अनुसार बच्चा कार्य करना शुरू हो जाता है। इसमें व्यवस्था शब्द को ढूंढिएगा, वो ऑप्शन आपका सही होगा। जब भी कानून और व्यवस्था ऑप्शन में मिलेगा समझ जाइएगा, व्यवस्था भी केवल मिलेगा तो समझ जाइएगा इसी ऑप्शन से संबंधित है, इसी चरण से संबंधित है। सामाजिक प्रणाली के लिए प्राधिकरण सम्मान का
मंच। और जो भी उसके सामने, बच्चे के सामने व्यवस्था वगैरह आएगा उसको हुबहू वो मान लेते हैं, हाँ हाँ ये नियम है, इसे पालन करना चाहिए। इसके बाद है पश्य पारंपरिक या पर परंपरागत होता है। इसमें देखा जाए तो यह है आपका चरण 5, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सामाजिक अनुबंध ये होता क्या है, तो वो तुलना करना चालू कर देता है। अब यहां पे तुलना क्या करेगा कि नैतिक भावना से और जो उसका रूल रेगुलेशन है, यानी जो भी कानून व्यवस्था है उसको लेके जो भी उसका नैतिक भावना उसके अंदर आ रहा है कि एक स्टोरी आपको सुनाएंगे, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आपका मतलब ये नैतिक मेरा स्तर कह रहा है कि ये करना चाहिए, लेकिन रूल ये है, तो अब दोनों में वो तुलना करना पैदा हो जाता है यहां पे। इसके बाद है अगला चरण 6, सार्वभौमिक नैतिक प्रधानाचार्य अभिविन्यास। ये विवेक का मंच है, ये सबसे लास्ट स्टेज है और यहां पे रूल टूट जाता है, तोड़ दिया जाता है। जैसे में टैक्स भरने की बात की जाती है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्नौल शायद नाम था उसमें उन्होंने पूछा था कि कर्नौल जो है वो सरकार, कर्नौल सरकार जो कर्नौल नाम का कोई आदमी है, सरकार का टैक्स वो नहीं भरता है क्योंकि वो जानता है कि ये जो सरकार है वो भ्रष्टाचार है। वो कहता है कि ये जो सरकार है भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार कराती है, ये सरकार अच्छी नहीं है, इसमें मैं इसको टैक्स नहीं दूंगा। तो यहां पे वो क्या करता है, रूल तोड़ रहा है। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, तो वो होगा आपका पश्य पारंपरागत या पर परंपरागत, इससे संबंधित ये होता है। अब आते हैं ये कोहलबर्ग जो है 1958 की सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कहानियों में से एक कहानी आपको सुना देते हैं, इसे सुन लीजिए। इसी से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया और एक दो क्वेश्चन भी कर लेंगे ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। हेनज नामक एक व्यक्ति से संबंधित है यह कहानी, जो है हेनज नामक एक व्यक्ति से संबंधित है जो यूरोप में कहीं रहता था। हेनज की पत्नी एक विशेष प्रकार के कैंसर से मर रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि एक नई दवा जो एक रसायनज्ञ यानी फार्मासिस्ट द्वारा बनाई गई है उससे उसे बचाया जा सकता है। एक स्थानीय रसायनज्ञ द्वारा दवा की खोज की गई थी। वो एक तरह का रेडियम था जिसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान ही की थी और हेनज ने उसे खरीदने के लिए सख्त कोशिश की थी, लेकिन रसायनज्ञ दवा के लिए 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा था और यह हेनज की तुलना में बहुत अधिक था। हेनज केवल उसकी लागत ही चुका सकता था। परिवार और दोस्तों से मदद के बाद भी आधे पैसे कर सका। उन्होंने रसायनज्ञ को समझाया कि उसकी पत्नी मर रही है, क्या वह दवा सस्ती हो सकती है या बाद में जो भी बाकी राशि बचेगा उसे चुका देगा। रसायनज्ञ ने इनकार कर दिया कि उन्होंने दवा की खोज की है, अब इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा या कमाएगा। पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए बेताब था, इसलिए उस रात बाद में वह केमिस्ट की दुकान तोड़कर दवा चुराने के लिए घुस गया, मतलब उसके दुकान में घुस गया और दवा चुरा ली। यहां पे देखिए एक चीज है कि स्तर 1 अर्थात प्रथम नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। यानी कब नैतिकता जो है उसका अनुपस्थिति कब किस स्तर में ये दर्ज कराया जाएगा, तो पहले में नैतिकता नहीं होता, इसलिए वो बच्चा डर उठ जाता है। अब देखिए जो स्टोरी हमने सुनाया था उस पर क्या प्रश्न है, यदि कोई बच्चा तर्क करता है कि हिंज हेनज कहीं दिया जाता है, कहीं हिंज दे दिया जाता है, तो हिंज को दवाई चोरी नहीं करना चाहिए या दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। पकड़ा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, यानी वो क्या हो रहा है, एक तो मतलब वो चोरी नहीं करना चाहता है और दूसरा उसे जेल जाने की भी बात कर रही है, यानी उसके अंदर डर की भावना है। तो कोहलबर्ग के अंतर्गत यह बच्चा नैतिक समझ का कौन सा होगा, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। जब भी इस तरह का ऑप्शन दिया जाए कि वो उसे दवाई चोरी नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसे सजा होगा, जब भी सजा की बात आए तो वो पहले चरण में चला जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और चीज है, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के अनुसार ये देखा जाए तो किस चरण में आएगा, तो अच्छी लड़का मतलब जो अच्छा लड़का लड़की होता है उसके अंतर्गत यह आएगा। अच्छी लड़का, अच्छा लड़का अनुकूलन
के अंतर्गत आएगा। अच्छी लड़की, अच्छा लड़का। इसके बाद आते हैं हम थर्नडाइक पे। थर्नडाइक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं। थर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत प्रत्ययन या भूल, इससे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहा जाता है। यल थर्नडाइक के अनुसार जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। तो कम करने में मदद करता है, ये किसका कथन है? ये थर्नडाइक के अनुसार है, क्योंकि इनका जो सिद्धांत था वो प्रयास एवं त्रुटि का था। थर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रत्ययन एवं भूल का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, स्टिमुलेट रिस्पॉन्स थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत। इसके बाद हम बुद्धि के बारे में कुछ जान लेते हैं। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय अर्थात सामर्थ्यों यानी कैपेबिलिटी का एक सेट। बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। सबसे पहले बुद्धि का निर्माण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने साइमन के साथ किया। लेकिन बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसने दी? तो स्टर्न ने दी। इसके साथ ही हम बता दें कि एक कारक का सिद्धांत किसका था? अल्फ्रेड बिने का था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि मतलब पूरी बुद्धि को एक ही कारक समझा जाता था। बुद्धि से संबंधित भी वीडियो है, विस्तृत रूप से चर्चा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, मतलब टाइम आपके पास होगा तो। इसके बाद है कि द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसका है? द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। और त्रिकारक सिद्धांत भी किसका है? स्पीयरमैन का ही है। 1927 में चार्ल्स स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित किया। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण की सांख्यिकी विधि पर आधारित था। उन्होंने प्रदर्शित किया कि बुद्धि के अंतर्गत एक सामान्य कारक यानी सा कारक, जिसे जी फैक्टर, यह भी पूछा गया है कि मतलब स्पीयरमैन के अनुसार इनका कौन कौन फैक्टर है ये बताइए। चाहे जी फैक्टर का पूर्ण नाम क्या है? तो जी फैक्टर को कहते हैं जनरल फैक्टर, यानी हिंदी में उसे लिखा जाएगा सामान्य कारक, तथा विशिष्ट कारक वी कारक यानी एस फैक्टर कहते हैं, स्पेशल फैक्टर के नाम से जानते हैं इसे। सा कारक के अंतर्गत वे सभी मानसिक क्रियाएं होती हैं जो प्राथमिक हैं और जिनका प्रभाव सभी प्रकार के कार्यों के निष्पादन पर पड़ता है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में सा कारक के साथ साथ कई विशिष्ट योग्यताएं भी होती है। जैसे मतलब सामान्य फैक्टर तो सभी में होता है, सारे में वो सारे गुण होते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि मतलब कोई बहुत अच्छा गायकार होता है तो ये उसमें विशिष्ट गुण होता है। इसके बाद आते हैं आगे बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत, स्टर्नबर्ग त्रिबुद्धि सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत बुद्धि का आधुनिक सिद्धांत माना जाता है। कोई इतने सारे नाम है, स्टर्नबर्ग का बुद्धि सिद्धांत, स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का त्रिबुद्धि या बुद्धि का त्रितंत्र मानव बुद्धि को एक ही क्षमता के बजाय अलग अलग घटकों में तोड़कर समझाने का प्रयास किया गया है। इसमें बहुत बार पूछा गया कि त्रितंत्र के सिद्धांत के अनुसार कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, तो उसमें नाम ये तीनों का पॉइंट का याद कर लीजिए। व्यवहारिक बुद्धि या संदर्भात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि या घटिकीय बुद्धि। ये जो आपको नाम याद करके दिए गए ये चारों याद कर लीजिए। इसी में से कोई एक नाम पूछा गया था, विस्तृत रूप से नहीं पूछा गया है, लेकिन विस्तृत रूप से अगर देखना चाहते हैं तो बुद्धि वाला वीडियो देख लीजिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार हर बार पूछा जाता है गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में, इसीलिए बहुआयामी बुद्धि को कहा गया है। तो इसमें देखा जाए तो अलग अलग तरीके से बताया गया है। इसे मेन पॉइंट के द्वारा हम आपको समझा देते हैं। जब भी भाषागत पूछा जाए कि मतलब कोई उदाहरण दे दिया जाए, लेखकों में पाया जाता है, कौन सा बुद्धि पाया जाता है, उसमें होगा भाषागत। लेखक तथा कवियों में यह बुद्धि अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इस बुद्धि को क्या कहते हैं? भाषागत। अंग्रेजी भी शब्द दिया गया है, याद करते जाइए। तार्किक गणितीय बुद्धि वैज्ञानिक चिंतन तथा समस्या समाधान के कौशल पर आधारित होता है। यह वैज्ञानिकों तथा नोबेल पुरस्कार विजेताओं में इस प्रकार की बुद्धि अधिक पाए जाने की संभावना रहती है। इसके बाद बेसिक बुद्धि किसमें अधिक होता है? विमान चालक जो होते हैं, नाविक होते हैं, मूर्तिकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, वास्तुकार होते हैं, आंतरिक सज्जा वाले के विशेषज्ञ होते हैं, शल्प चिकित्सक आदि होते हैं। इसमें बुद्धि अधिक पाए जाने की संभावना अधिक होती है। कौन सा बुद्धि को? बेसिक। इसके बाद संगीतात्मक यानी संगीत वाला किसमें बुद्धि अधिक होगा? जो संगीतकार वगैरह होंगे, गीतकार वगैरह होंगे, उसमें सांगीतिक बुद्धि अधिक होता है।
इसके बाद है शारीरिक गति संवेदी को संपूर्ण शरीर अथवा उसके किसी अंग की लोच का उपयोग करना तथा उसमें सृजनात्मक प्रदर्शित करना। धावकों, नर्तकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, खिलाड़ियों, जिम्नास्टों तथा शल्य चिकित्सकों में यह बुद्धि अधिक मात्रा में पाई जाती है। अंतर्वैयक्तिक, ये एक दो बार पूछा गया, अंतर्वैयक्तिक और अंतःव्यक्ति। यहां याद कैसे करेंगे तो इसे अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा। ये जो शब्द है ये और ये, एंटर और इंट्रा, ये दोनों शब्द याद कर लीजिए। दूसरे व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा वो इंटर हो जाएगा, और इंट्रा हो जाएगा जब खुद की बात आएगी, यानी खुद में जब चर्चा करने की बात आएगी को इंट्रा हो जाएगा। इंटर जो होता है INTER, तो ये हो जाएगा दूसरे व्यक्ति के बारे में। चलिए इसको भी देख लेते हैं। वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक, परामर्शदाता, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता तथा धार्मिक नेता आदि में ये उच्च अंतर व्यक्तिक बुद्धि पाए जाने की संभावना होती है। दूसरा है अंतःव्यक्ति। इस योग्यता के अंतर्गत व्यक्ति को अपनी शक्ति तथा कमजोरियों का ज्ञान, उस ज्ञान का दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया में उपयोग करने का यह कौशल सम्मिलित है, जिससे वह अन्य व्यक्तियों से प्रभावी संबंध स्थापित करता है। जैसे दार्शनिक जो होते हैं, आध्यात्मिक नेता जो होते हैं, तो ये सारे इसके मतलब श्रेणी में आते हैं। माने इस तरह का बुद्धि उच्च बुद्धि में देखी जा सकती है। प्रकृतिवादी, ये भी पूछा गया है। पर्यावरण के प्राकृतिक पक्ष की विशेषताओं के प्रति संवेदनशीलता। शारीरिक, किसान, पर्यटक, जब भी ऑप्शन आ जाए प्रकृति, पेड़ पौधे वगैरह से संबंधित को वो समझ जाइएगा प्रकृतिवादी है। शारीरिक, किसान, पर्यटक, वनस्पति विज्ञानी, प्राणी विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी आदि में प्राकृतिक बुद्धि की मात्रा अधिक देखी गई है। इसका शॉर्ट ट्रिक एक ही है बहुबुद्धि सिद्धांत का, कि जो जिससे को रिलेटेड आपको लगता होगा प्रैक्टिकल वे में, जैसे पेड़ पौधों की चर्चा होगा प्रकृतिवादी हो जाएगा, जब गाना वाना का चर्चा होगा तो संगीत से संबंधित हो जाएगा। अब और भी बहुत सारे हैं, तो वो अपना देख लीजिएगा जो पढ़ा दिया गया है। इसमें आगे देखा जाए तो हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों को पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। बुद्धि लब्धि निकालना, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये भी एक दो बार पूछा गया, इसे याद कर लीजिए। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देने के बाद उसको 100 से गुणा करने से उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। संवेगात्मक बुद्धि का तात्पर्य मुख्य रूप से व्यक्ति के संवेगिक पक्ष से संबंधित क्षमताओं एवं शील के समुच्चय से है। संवेग यानी संवेगिक पक्ष। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में दो अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों डॉक्टर पीटर सेलोब एवं जॉन मेयर द्वारा किया गया था। सीखने के सिद्धांत से भी पेपर 2 में एक दो प्रश्न आया, इसे भी समझ लीजिए। विशिष्ट कार्यनीतियों का प्रयोग करके आप बच्चे को इन अवस्थाओं में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। किसी भी बच्चे को पढ़ाते सिखाते समय, चाहे वो मानसिक मंद हो या सामान्य, आपको कुछ सिद्धांतों को ध्यान में रखना होगा। ये हैं, बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया सरल से जटिल की ओर बढ़ती है। सीखने की प्रक्रिया ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होती है। सीखने की प्रक्रिया मूर्त से अमूर्त की ओर अग्रसर होती है। सीखने की प्रक्रिया संपूर्ण से आंशिक की ओर अग्रसर होती है। संकल्पनाएं सिखाते समय मिलान करने, पहचानने और नाम बताने के चरणों का अनुसरण करें। इसके बाद आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता पे। व्यक्तिगत विभिन्नताएं मतलब सभी विद्यार्थियों में विभिन्नता। इसके लिए शिक्षक या शिक्षिका को विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना चाहिए। बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में बच्चे क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अर्थात अलग होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत विभिन्नता से। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के जटिल पारस्परिक क्रिया है। आनुवंशिकता और पर्यावरण जब भी ऑप्शन में मिले उसे टिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन में नहीं शब्द लगा होगा तो ये गलत हो जाएगा, टिक कीजिएगा। तो नहीं शब्द ऊपर में देखिएगा, नीचे में आनुवंशिकता और पर्यावरण मिला, टिक किया हमने। और यही मुख्य प्राथमिक कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता का। आनुवंशिकता को पहले वीडियो में हमने समझा है। चलिए, आनुवंशिकता को हम प्रकृति के नाम से जानते हैं, और जो माता पिता से गुण मिलते हैं वो होता है। और शॉर्ट ट्रिक में हमने आंख वाला बताया, वो भी याद रखिएगा। इसके बाद है व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में शिक्षक की मदद करता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं में बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता में शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, यह कथन गलत होता है।
विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, इसलिए ये एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। आगे, सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित, ये रू हटा दीजिएगा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा एवं साधन उपलब्ध कराया जाए तो। अगर सुनने में असमर्थ है या किसी भी आंशिक रूप से वो बच्चा ग्रसित है तो उसको भगाइए मत, किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, किसी स्कूल की जरूरत नहीं है, मतलब किसी अन्य स्कूल की, मतलब कहीं और जगह मत भेजिए, उसके साथ सहानुभूति मत दिखाइए, आप नॉर्मल बच्चे की तरह उसके साथ बिहेव कीजिए। उसी स्कूल में पढ़ सकता है, जो भी उसकी आवश्यकता है उसको पूरा कीजिए, यानी जो भी उसको साधन चाहिए वो साधन दीजिए जिससे वो दूर हो जाए जो भी उसकी कमियां हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। अब आते हैं समाजीकरण एजेंसी के बारे में। समाजीकरण के बारे में देख लेते हैं। समाजीकरण का पहला और प्रमुख कारक क्या होता है? का परिवार होता है। प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का क्या क्या उदाहरण है? तो परिवार एवं पास पड़ोस है। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण विद्यालय एवं मीडिया है। समाजीकरण के अभिकरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक संस्थाएं, इसमें क्या क्या आता है? तो परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, नातेदारी समूह, विवाह आदि आते हैं। द्वितीयक संस्थाएं क्या क्या है ये पूछा जाता है, सबसे लास्ट में ये क्वेश्चन है, जुलाई में भी है आपका और दिसंबर में भी ये पूछा गया प्रश्न है, तो इसे याद कर लीजिए। द्वितीयक संस्थाएं क्या क्या है? शैक्षणिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं आदि। प्रीवियस ईयर में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीज बताया है। इसमें सबसे मुख्य क्या होता है? को परिवार एवं पास पड़ोस होते हैं। उसमें भी सबसे मुख्य पूछा जाए तो केवल परिवार ऑप्शन होगा, वो सही हो जाएगा। इसमें समाजीकरण के गौण वाहक क्या क्या है? विद्यालय और पास पड़ोस हो सकते हैं। विद्यालय और पास पड़ोस जो है वो गौण वाहक हो सकते हैं, यानी दूर वाले वाहक हो सकते हैं। इसमें कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा है जो समाजीकरण को मतलब सक्रिय रूप से नहीं करता है, को वहां पे जहां समाज का बातचीत नहीं हो, यानी जहां पे आप बातचीत नहीं कर सकते हो, जैसे लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पे आप बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो ये उसका गौण वाहक भी हो सकता है। समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल क्या है? कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। समूह क्रिया में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। इसके बाद जेंडर पक्षपात पे आ जाते हैं। जेंडर एक क्या है? सामाजिक संरचना है, याद रखिएगा। जेंडर यानी लिंग एक सामाजिक, ये क्या है? संरचना है। बच्चे समाजीकरण, सांस्कृतिक और मीडिया के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, लेकिन ट्यूशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि किसी एक बच्चे को आप पढ़ाते हैं। ट्यूशन में क्या होता है? किसी एक छात्र पे इंडिकेट होता है, विशेष रूप से किसी छात्र पे होता है, जिसके कारण वहां लिंग भूमिकाएं बच्चे को नहीं मिलता है। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता तथा लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें लड़का लड़की की तुलना किया जाता है। जब भी लड़का लड़की का तुलना किया जाए तो वो हो सकता है आपका जेंडर पक्षपात यानी लिंग पक्षपात, लैंगिक रूढ़िवादिता या लैंगिक आपका पूर्वाग्रह। लिंग विभेद, जेंडर विभेद, लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता या पक्षपात। लड़का लड़की में भेद करना होता है, अर्थात किसी एक को अच्छा बताया जाता है और किसी एक को बुरा बताया जाता है। ये बताया जाता है कि ये लड़का कर सकता है, ये लड़की नहीं कर सकती है, तो ये लड़की कर सकती है, केवल लड़का से नहीं होगा। इसे शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, अर्थात गलत प्रभाव इससे पड़ता है। इसके बाद है अगला, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा पद्धति प्रभावशाली है। परिचर्चा करवाना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप वो काम करने लगिएगा तो वो निगेटिव सेंस में आ जाएगा। इससे बढ़िया कि केवल परिचर्चा करके उसे खत्म कीजिए। अब आते हैं अभिप्रेरणा पे। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध कराता है, ये क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा कहलाता है। प्रेरक यह एक आंतरिक बल है जो किसी भी मनुष्य को समस्या को पूरी तरह हल करने के लिए विवश करता है। प्रेरकों को आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्ति, रुचि, अस्थायी उद्दीपक आदि से जाना जाता है। यह किसी विशेष उद्देश्य की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। प्रेरक के चार
प्रमुख स्रोत हैं। इसमें आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक होते हैं। आवश्यकता जो होती है चालक को जन्म देती है, चालक बढ़े हुए तनाव की दशा और कार्य और प्रारंभिक व्यवहार की ओर अग्रसर करता है। उद्दीपन जो होता है बाहरी वातावरण की कोई भी वस्तु होती है जो आवश्यकता की संतुष्टि करती है, इस प्रकार क्रिया के द्वारा चालक को कम करती है। आवश्यकता अभिप्रेरणा की उत्पत्ति में पहला कदम है तथा मनुष्य में दो तरह की आवश्यकताएं होती है, एक जैविक होता है, दूसरा सामाजिक। प्राय प्रेरणा के साथ इनका प्रयोग अंत बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है। सीखने के लिए आकलन अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अभिप्रेरणा चक्र जो होता है 7 होते हैं। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। देखिए होता क्या है, जब भी अभी प्रेरणा कहां से स्टार्ट कहां से होता है, तो किसी चीज की हमें आवश्यकता होती है कि उसकी पूर्ति करने के लिए मेरे अंदर प्रबल प्रेरणा आ जाती है कि हाँ इसे हम कर ही लेंगे। जैसे मुझे आवश्यकता है कहीं दूर जाने की, अब आवश्यकता है तो हम किससे जाएंगे, मान लीजिए कि मेरे पास बाइक वगैरह नहीं है, साइकिल है, तो साइकिल से हम जाएंगे। साइकिल अगर नहीं सीखे हैं तो मेरे अंदर प्रबल अभिप्रेरणा आएगा, प्रबल प्रेरणा आएगा कि नहीं हमें साइकिल सीखना ही चाहिए। इसके लिए उत्तेजना जागृत होगा, उत्तेजना जागृत हो जाएगा तो हम क्या करें, लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करेंगे, यानी हम लक्ष्य पाने के लिए साइकिल चलाने के सीखने के लिए पूरा व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमें मिल जाए, उपलब्धि प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उत्तेजना में कमी आ जाएगी। उसके बाद जो भी कार्य हम करना शुरू कर देंगे। और इसमें एक और चीज देखा गया है कि जब पूछा जाता है पेपर 2 में अधिकतर देखा जाए तो बाह्य अभिप्रेरणा होता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा होता है। बाह्य अभिप्रेरणा का क्या उदाहरण हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। बाह्य अभिप्रेरणा हो जाएगा जैसे में एक एग्जांपल देते हैं, एक सीटेट का क्वेश्चन का एग्जांपल आपको दे देते हैं। जैसे एक लड़की कहती है कि हम होमवर्क इसलिए करते हैं क्योंकि स्कूल में शिक्षक इसके लिए मुझे अंक देते हैं, यानी मार्क्स देते हैं, 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर जो भी होता है, इसलिए हम होमवर्क करके लेके जाते हैं, चाहे इसलिए हम इस कार्य को करते हैं, इसके बदले में हमें कुछ मिलता है। तो ये हो गया आपका बाह्य अभिप्रेरणा, यानी पुरस्कार, मतलब जो भी पुरस्कार, दंड वगैरह जो भी हो वो हमें मिलता है, वो हमें प्राप्त होता है, अंक वगैरह जो भी हो तो वो प्राप्त होता है, तो इसे हम कहते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का साइकिल वाला उदाहरण जो हमने दिया, वो अंदर से अभिप्रेरित है, इस कार्य को करना ही है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। इसके बाद बेंजामिन ब्लूम के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1956 के नेतृत्व में कॉलेजों की एक समिति ने शैक्षणिक गतिविधियों के 3 डोमेनों की पहचान की। पहला है संज्ञानात्मक, जो मानसिक कौशल से संबंधित होता है, ये ज्ञान से संबंधित होता है। और आपको हम बता दें कि ये एस्टेट की जब पढ़ाई चल रही थी कि उसमें हमने इसको ब्लूम का टैक्सोनॉमी जो है उसको हमने बताया था। इसके बाद दूसरा है भावनात्मक, भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्रों का विकास, जिसे मनोवृत्ति से संबंधित होता है। तीसरा होता है साइकोमोटर, जो मैनुअल या शारीरिक कौशल से संबंधित होता है, यानी प्रयोग करके जो होता है लास्ट वाला। इसमें एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। भावनात्मक प्रेरणाएं और अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती हैं। इसके बाद आते हैं संरचनावाद पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 में 2 लाइन है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता का, यानी सुगमकर्ता का। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां जो होती हैं इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों के लिए निःशुल्क, ये 2 बिंदु है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु को पूरा करते हैं, निःशक्त बालक हो या किसी अन्य अधिगम अक्षमता से ग्रसित हो, सभी बच्चे हैं, सभी को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। एक और अधिनियम आया था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगजन बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष तक की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार की व्यवस्था की गई। जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको 6 से 18 वर्ष है, जो आपका सामान्य बच्चे हैं वो 6 से 14 वर्ष, ये याद रखिएगा, 1-2 बार पूछा गया। समावेशी शिक्षा
सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा समावेशी शिक्षा के नाम से जानी जाती है। समावेशी शिक्षा का वह विचारधारा है जिसमें सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है, व्यवस्था जो उसको बच्चे के अनुरूप बदलना है, ऐसा नहीं कि बच्चे को चेंज कर दी, नहीं, व्यवस्था जो बच्चे के अनुरूप ये बदलना है, ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा यानी सभी को समान रूप से शिक्षा, सभी को पढ़ाइए। इसके बाद आते हैं प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में यह माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं से करते हैं, ज्ञान का निर्माता है बच्चे, वे निष्क्रिय जानकारी प्राप्त करता नहीं है। यानी निष्क्रिय वाले शब्द अगर प्रगतिशील शिक्षा में आता है तो उसे काट दीजिएगा, बल्कि सक्रिय रूप से अपने अनुभवों और पूर्व ज्ञान का अर्थ का वो स्वयं निर्माण करते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। प्रगतिशील शिक्षा में ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है, बच्चा करके सीखता है। तकड़ना, पेपर 2 में तकड़ना से भी संबंधित 1-2 पूछा गया है। मनोवैज्ञानिकों ने तकड़ना को निम्नांकित 4 प्रकार बताए हैं। पहला निगमनात्मक तकड़ना, दूसरा आगमनात्मक तकड़ना, तीसरा है आपका आलोचनात्मक तकड़ना और चौथा है सादृश्यवाची तकड़ना। इसमें थोड़ा सा अंतर निगमनात्मक तकड़ना और आगमनात्मक तकड़ना में बता देते हैं। निगमनात्मक तकड़ना होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर तकड़ना होता है और आगमनात्मक तकड़ना है विशिष्ट से समान की ओर तकड़ना होता है। और तकड़ना मतलब रीजनिंग होता है। ये सारी चीज आप समझ लीजिए। अब आते हैं मूल्यांकन पे। मूल्यांकन ही लास्ट पॉइंट है और इसके बाद वीडियो क्लोज हो जाएगा। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसके साथ ही हम बता दें कि बहुत सारे साइकोलॉजी के वीडियो बने हुए हैं, उसे आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर भी 1-2 साल का जरूर देख लीजिएगा, निश्चित ही बहुत ही अच्छा करेंगे इस बार आप जाएंगे। और इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे तो और बेहतर हो जाएगा। इसके बाद आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए और किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत होता है ना, उससे संबंधित वीडियो सर्च करके लास्ट में हिंदी क्लब देख लीजिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आप आए हैं हिंदी क्लब पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मतलब मेंबर बने, आप सदस्य बने, आगे भी आपको अपडेट मिलता रहे। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पे मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है तो। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। आकलन जो होता है वो सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अब यहां पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, ये होता क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज हम आपको समझा देते हैं और थोड़ा तेजी में समझा रहे इसलिए क्योंकि समय बहुत कम है और इसके बाद भी आप लोग का डिमांड रहेगा नहीं कि ये सब्जेक्ट का डाल दीजिए, हिंदी का डाल दीजिए। देखते हैं समय मिलता है तो, इसलिए तेजी से बनाया जा रहा है। सीखने का आकलन जो होता है इसे अन्य नाम से जानते हैं, योगात्मक आकलन के नाम से जानते हैं। और ये जो होता है सीखने का आकलन, योगात्मक आकलन या संकल्पनात्मक आकलन के नाम से इसे जानते हैं। 3 नाम है, योगात्मक आकलन, संकल्पनात्मक आकलन और सीखने का आकलन। ये कब होता है? कोई ये अंतिम समय में होता है, जैसे बोर्ड परीक्षा वगैरह लेता है ना, कि ये योगात्मक आकलन का उदाहरण है। इसके बाद दूसरा सीखने के लिए आकलन, जिसे निर्माणवादी, निर्माणात्मक, रचनात्मक और निदानात्मक के नाम से जानते हैं। ये टीचर कराते हैं, शिक्षण के समय ये कराया जाता है। शिक्षण हो रहा है उसी में कोई शिक्षक कुछ पूछ देते हैं, प्रश्न वगैरह चाहे कुछ करते हैं तो ये उसी समय निर्माण हो जाता है, यानी बच्चे का उसी समय निदान हो जाता है, दिक्कत होता है तो उसी समय सॉल्व हो जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है सीखने के लिए आकलन, निर्माणवादी आकलन, रचनात्मक आकलन या निदानात्मक आकलन। कभी कभी आप जानते होंगे कि जो बावर्ची होता है वो क्या करता है, वो चखता है, खाना बनाते समय ही चखता है। जब उसी समय प्रोसेस में चख रहा है, इसका मतलब नमक कम होगा तो नमक डाल देगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन हो जाएगा, निर्माणवादी आकलन हो जाएगा या रचनात्मक आकलन हो जाएगा या निदानात्मक आकलन हो जाएगा। इतने सारे नाम है। ये भी कभी कभी पूछा गया कि सीखने के लिए आकलन जो होता है वो किस तरह का आकलन होता है, कि ये निदानात्मक आकलन होता है। तीसरा है स्व आकलन, सीखने के समान आकलन होता है, ये छात्र द्वारा किया जाता है। जब भी स्व आकलन या छात्र के द्वारा आकलन की चर्चा की जाए वो स्व आकलन होता है। और स्व आकलन में कभी कभी ना यहां 2 बिंदु दे दिया जाता है, ठीक है, और इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, सीखने के आकलन के नाम से।
इसके बाद है विद्यालय आधारित आकलन रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन का कार्य करता है, संवर्धन करता है। इसके बाद है अगला रचनात्मक आकलन का कार्य है परियोजना अवलोकन खुले अंत वाले प्रश्न। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यह समझने के लिए आवश्यक है कि अधिगम का किस प्रकार का अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है तथा सुधार किया जाता है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी अगर कहीं ऑप्शन में मिलता है उसे भी आप टिक कर देंगे। इस पर भी चर्चा करेंगे तो बहुत सतत मिस होता है, नियमित व्यापक मिस पूरा लेके, तो इस पर भी चर्चा करेंगे तो आधा घंटा लग जाएगा। लेकिन लास्ट में अब हम चाहेंगे एक प्रश्न पूछ ले आपसे। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इसे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? फिर से प्रश्न सुनिए, यह प्रश्न का उत्तर हम चाहेंगे कमेंट सेक्शन में दें। एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता देखता है। खिड़की के सामने से किसको देखता उड़ते हुए? कौवे को उड़ता देखता है, को कहता है, बच्चा जो कहता है पक्षी। अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब क्या पता चलता है? बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। दूसरा, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो गया। बच्चे ने अपने अनुभव से बताने के लिए भाषा का कुछ उपकरणों का विकास कर लिया। इसमें से कमेंट सेक्शन में बताइए पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा, या पहला दूसरा सही होगा, या पहला तीसरा सही होगा, या इनमें से सभी सही होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, उत्तर हम बताएंगे क्योंकि इसके बाद वीडियो देखते हैं, समय मिलता है तो जिसका डिमांड होगा उसी का आ सकता है। देखिए समय का बड़ा अभाव है। लिख दिए कमेंट सेक्शन में, आंसर बताएं। इसका आंसर जो होगा वो होगा इनमें से सभी। कैसे होगा समझा दें? चलिए, बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती है। उन्होंने पक्षी जब बोला, इसका मतलब क्या? बच्चे के अंदर स्मृति है, याद किया हुआ है, यानी उसके माइंड में बैठा हुआ है कि वो पक्षी है, भंडारित होती है। दूसरा, बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो गया, यानी वो कौवा नहीं जानता है लेकिन पक्षी का जो प्रत्यय है वो विकसित हो गया, यानी वो समझ गया कि ये जो उड़ता हुआ ऐसे चल रहा है ना वो पक्षी है। तो ये प्रत्यय किसमें? बच्चे में विकसित हो गया, कंफर्म। इसके बाद अगला, बच्चे ने अपने अनुभव से बताने के लिए भाषा का कुछ, अब बच्चे जो हैं वो अपने अनुभव बताने के लिए, यानी जो भी पहले से उन्होंने अनुभव पता कर रखा है तो उसके लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया, यानी कुछ भाषा वो सीख गया। उसने देखा और बोला यानी भाषा का प्रयोग किया और बोला क्या? पक्षी। इसका मतलब भाषा का प्रयोग करना सीख गया। तो करेक्ट हो गया आंसर इनमें से सभी। और यहां पे वीडियो भी क्लोज हो गया और मेरे ख्याल से साइकोलॉजी भी क्लोज हो गया। हम जानते हैं कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आई होगी क्योंकि अब जानते हैं कि एक टॉपिक को समझाने के लिए कम से कम 1 घंटे चाहिए। इतने सारे टॉपिक है, बहुत सारे ऊपर चला गया होगा। जो नहीं, देखिए जो पहले से हिंदी क्लब को फॉलो करते आए हैं उन्हें पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जो नए हैं, बहुत सारे वीडियोस नहीं देखे होंगे तो सही में उनका तो पार हो गया होगा। और भी बहुत सारे टॉपिक बच रहे हैं लेकिन सारे टॉपिक को एक वीडियो में क्लोज करना थ्योरी को संभव नहीं है। ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट था, पेपर 2 के लिए भी। पार्ट 1 पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अप्लाइड मोड के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। आज देखे होंगे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सकारात्मक शब्द नकारात्मक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था किसी के पास ये नहीं था, लेकिन आज सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टार्टिंग हमने ही किया था सकारात्मक शब्द का, लेकिन अच्छी बात है सभी के पास समय है, सभी लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरा तो कुछ और भी काम है, उसके बाद जो समय बचता है वो टाइम आपको दिया जाता है। इतना में भी आप लोग बहुत लाइक करते, बहुत सपोर्ट करते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आज आप जाएंगे तो आज आपका ये क्लियर हो गया, कुछ प्रीवियस ईयर का आज आप बना लेंगे, उसके बाद एग्जाम में जाएंगे तो पूरा मतलब कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। ये मत समझिएगा ये नहीं आता वो नहीं आता है 90 मार्क्स कैसे होगा, अरे निश्चित हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। एनसीईआरटी वगैरह देखिए, डरते कौन है? जो अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के गए, देखिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ गए तो डरते हुए जाइए, मैं भी नहीं रोकूंगा। वहां डरना आपको लाजमी जरूरी है क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा है तो रोइए, फिर आइएगा, खोजिएगा आप भी हिंदी क्लब को। होता है कोई होता है कि बिना पढ़े हुए पास हो जाते हैं, उनके पास है उतना कैपेबिलिटी है, उतना एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ते, को कहीं ना कहीं उनका बेस मजबूत है इसलिए वो पास हो जाते हैं। लेकिन आपका अगर बेस मजबूत नहीं है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, लेकिन शुरू से हिंदी क्लब को फॉलो कर रहे हैं और आपका एनसीईआरटी क्लियर हो चुका है, एनसीईआरटी आपका अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, सारा चीज क्लियर है, तो जाइए एकदम निश्चित ही 90+ करके आएंगे।
लेकिन हड़बड़ाइएगा नहीं, लैंग्वेज चूज करते समय भी गलती मत कीजिएगा। लैंग्वेज उल्टा सीधा किए तो भी पास होने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। लैंग्वेज सही चुनाव कीजिएगा और अच्छे तरीके से प्रत्येक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिए और खुद स्वयं पता कीजिए कि इसका कारण क्या है। ये गलत मैंने ऑप्शन काटा है, 3 ऑप्शन, तो ये क्यों काटा है, ये चौथा नंबर ही ऑप्शन क्यों सही होगा, खुद से पूछिए। अगर आप संतुष्ट होते हैं तो उस प्रश्न को टिक कीजिए। बस ये एक फॉर्मूला अपनाइएगा, निश्चित ही आप क्वालिफाई होइएगा। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।